शी डज नॉट लिसन टू मी। लिसन टू होते ध्यान से सुनना, लिसन टू होते हैं ध्यान से सुनना, लिसन टू होते हैं ध्यान से सुनना, लिसन टू। शी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज शी इज सीनियर टू मी। सीनियर जूनियर के बाद हमेशा टू आता है, देन नहीं आता है, यानी राइट आंसर आपका सी होगा। शी डज नॉट लिसन टू मी, वह मेरा नहीं सुनती है, माने हम जो कहते हैं वो नहीं सुनती है, ध्यान नहीं देती है। बिकॉज शी इज सीनियर टू मी, चूंकि वह मुझसे सीनियर है इसलिए मेरे बातों पर ध्यान नहीं देती है। लिसन टू ध्यान से सुनना, सीनियर टू आएगा। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। देखिए नियम कहता है कि डबल सुपरलेटिव एक साथ कभी नहीं आता, या तो आप द टॉलेस्ट लगाए या तो फिर मोस्ट लगाए, लेकिन यहाँ मोस्ट तो आएगा नहीं। टॉल का सुपरलेटिव फॉर्म टॉलेस्ट होते हैं। द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप, मोस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, डबल सुपरलेटिव एक साथ यूज नहीं होते हैं। The boy his money was lost felt sorry. The boy his money, यहाँ बॉय की चर्चा किया गया। आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि आपको सजीव दिख रहा होगा, बॉय क्या है, सजीव है। तो सजीव के लिए हम विच यूज नहीं करते हैं, हु इस्तेमाल करेंगे। सजीव के लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे, ना कि विच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द बॉय हु मनी वाज लॉस्ट, जिस लड़का ने पैसा खो दिया। फेल्ट सॉरी, अब बात रहा कि हु होगा या हुम होगा, इस पे भी चर्चा हम थोड़ा सा कर लेते हैं। सजीव के लिए दोनों आता है, हु भी आता है और हुम भी आता है। तो यहाँ हुम क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो नहीं सकता, हुम ही हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस हमारा ये कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब जिस सेंटेंस में बराबर हो जाए, सब्जेक्ट और वर्ब यदि इक्वल हो जाए तो कन्फर्म हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, हुम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब इक्वल नहीं रहे, सब्जेक्ट वर्ब यदि डिफरेंट डिफरेंट आ जाए तो कन्फर्म आपको हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, हु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सेंटेंस को देखिए, ठीक है। लिखा द बॉय सब्जेक्ट हो गया, मनी सब्जेक्ट हुआ, वाज लॉस्ट वर्ब हुआ, फेल्ट वर्ब है। ये जो फेल्ट आया ना बॉय के लिए आया। तो आप देखेंगे कि एक और दो, दो सब्जेक्ट दो वर्ब दिख रहा, दो सब्जेक्ट दो वर्ब। इसका मतलब हुआ कि विस तो कन्फर्म है कि गलत होगा ही, लेकिन हु ना होकर हुम होगा, हु नहीं होकर हुम होगा। क्योंकि ये हमारा सटीक नियम कहता है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल हो जाए वहां हुम का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आपका एक्स्ट्रा हो जाए, डिफरेंट हो जाए तो कन्फर्म हु का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आइए, वन शुड कीप हिज वर्ड। वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आपका वंस होता है, हिज नहीं बल्कि वंस का इस्तेमाल करते हैं। वन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा वंस आता है। वन शुड कीप वंस वर्ड, प्रोमिस करनी चाहिए, वादे का पक्का होनी चाहिए। इफ यू टर्न द कॉर्नर, 5 नंबर क्वेश्चन, इफ यू टर्न द कॉर्नर, यदि आप टर्नर कॉर्नर भी आप टर्न करेंगे, कॉर्नर मतलब कोना, यदि आप कोना भी आप टर्न करेंगे, मुड़ेंगे वहां, तो यू विल फाउंड हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, तब पत्थर से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ आपको घर दिखेगा, घर मिल जाएगा आपको। सेंटेंस आप देखेंगे भली बात, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू टर्न द कॉर्नर, यदि आप कॉर्नर पे टर्न करेंगे तो यू विल फाउंड। देखिए फाइंड का फॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा। फाइंड V2 आपका आएगा फाउंड, V3 आएगा आपको फाउंड, ठीक है। ये V1 फॉर्मेट हुआ। एक आपका फाउंड भी आपको V1 फॉर्मेट होता है, जिसका साइन होता है सेटअप, सेटअप या एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश है ना, एस्टैब्लिश स्थापित करना। इसका V2 आता है फाउंडेड, फाउंडेड। V3 भी इसका आता है फाउंडेड, फाउंडेड। अब थोड़ा समझेंगे, फाइंड मतलब होते है पाना या ढूंढना, फाइंड। फाउंड आपका V1 है, स्थापित करना एस्टैब्लिश या सेटअप बोलते हैं। अब आप ही सोचिए, ये आपका V2 हुआ, ये आपका V2 हुआ,
यदि हम यहाँ सेंस लगा रहे हैं कि विल के साथ V1 का इस्तेमाल होता है, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सबके साथ V1 का इस्तेमाल होता है, सारे मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, तो विल के साथ V1। यदि हम फाउंड को V1 मानते हैं तो इस्टेब्लिश का अर्थ देगा, स्थापना करना क्या अर्थ देगा, जबकि सेंटेंस का अर्थ ये कह रहा है कि इफ यू टर्न द कॉर्नर, यदि आप कॉर्नर पे टर्न करेंगे तो यू विल फाउंड अ हाउस, आपको घर मिलेगा। फाउंड नहीं बल्कि फाइंड राइट आंसर आएगा, फाइंड होगा। हिज अपीयरेंस, उनकी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति, अपीयरेंस माने होता है चेहरा, यहाँ होगा उनकी उपस्थिति। वियर्स स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस माने होते हैं रंग रूप मिलना जुलना, समरूप होते हैं। रिजेम्बलेंस देखिए सिखाते हैं आपको, रिजेम्बल से सीखिए पहले। रिजेम्बल जो होते हैं इसका साइन आता है सिमिलर टू आता है, सिमिलर टू। साइनो आता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर, रंग रूप मिलना जुलना। रिजेम्बल बराबर होता है सिमिलर टू बराबर टेक आफ्टर, रंग रूप मिलना जुलना। इसका मतलब हुआ कि रिजेम्बल के साथ विथ या किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, विथ, टू या अनदर किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होते। रिजेम्बल के बाद किसी प्रीपोजिशन नहीं आता, परंतु ये वर्ब का काम करेगा। परंतु रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस की बात करेंगे, रिजेम्बलेंस आपका नाउन है जिसके बाद टू प्रीपोजिशन आता है। रिजेम्बलेंस के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। रिजेम्बलेंस के बाद टू समबडी होता है या समथिंग आता है। रिजेम्बलेंस मिलता जुलता, समरूपता होता है। अब बात करें हिज अपीयरेंस वियर्स स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, तब तो कंफर्म है कि रिजेम्बलेंस टू होनी चाहिए। आगे समबडी योर कजन, तो टू होनी चाहिए, यानी राइट आंसर आपका सी आएगा और यहाँ हम टू का पुट करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सर हम बी में ही टू क्यों नहीं लगा देते, टू हम बी में ही लगाते हैं। लेकिन देखो सवाल ये उठता है कि जिस नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव के बाद आप प्रीपोजिशन लगाना चाहते हैं, तब प्रीपोजिशन के बाद नाउन रखना अनिवार्य होता है। यदि इस नाउन को हम रिमूव कर दें तो ये प्रीपोजिशन भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी प्रीपोजिशन लगाने के पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि पीछे नाउन है अथवा नहीं है। यदि पीछे नाउन नहीं है तो ये प्रीपोजिशन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टू का हम यूज कर रहे हैं रिजेम्बलेंस, यही यदि हम फुल स्टॉप लगा दें तो गारंटी है कि टू नहीं आएगा, कंफर्म है कि टू नहीं आएगा। लेकिन योर कजन हम जैसे ही नेक्स्ट आगे हम प्रोसेस नाउन लिखते हैं तो कंफर्म है कि टू आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन आपका सी होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, विकल्प आपका सी होगा ना कि बी होगा। रिजेम्बलेंस टू आएगा। दिस इज एन अर्जेंट मैटर, यह अर्जेंट मैटर है, ठीक है। दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, करा ये अर्जेंट मैटर है, तत्कालीन मामला है जो में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, जो कुछ डिले की गुंजाइश कर सकता है, कुछ डिले। अब बात करिएगा थोड़ा समझिएगा, करा दिस इज एन अर्जेंट मैटर, यह एकदम अर्जेंट मैटर है, एकदम अर्जेंट मैटर है जो में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, कुछ डिले की गुंजाइश कर सकता है या कुछ डिले की एकदम कुछ पल के डिले की गुंजाइश नहीं कर सकता, ये बोलिए आप। जो मैटर है में एडमिट ऑफ, अब बात करेंगे फ्यू डिलेज, क्या सही है या गलत है ये बात करेंगे। फ्यू, फ्यू मतलब होता है नॉट मैनी, नग्न, इसी को कहते हैं आप नग्न, ना के बराबर है ना। यदि हम इसके पहले ए लगा दें अ फ्यू, तो कन्फर्म है कि सम इसका साइन होगा कुछ के अर्थ में देगा। आपको एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू, तीनों में से कुछ रहे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जब भी नाउन आएगा तो सदैव 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 प्लुरल नाउन आएगा, चाहे वो फ्यू रहे, चाहे अ फ्यू रहे, चाहे द फ्यू रहे, जब भी नाउन आएगा तो प्लुरल नाउन आएगा। अब बात करिए इसमें, दिस इज एन अर्जेंट मैटर, ध्यान दीजिए था, करा दिस इज एन अर्जेंट मैटर,
यह तत्कालीन मामला एकदम अर्जेंट मैटर है। जो आप सोचिए कि जब अर्जेंट मैटर है, एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन बना हुआ, इससे ये साबित हो रहा मैं एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, कुछ डिले कुछ देर की गुंजाइश हो सकता है, या एकदम एक पल की देरी नहीं हो सकता है ना। विदाउट डिले एक पल की देरी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि यहाँ फ्यू डिलेज का यूज करना बिल्कुल सही है, 100% सही। यहाँ हम बिल्कुल फ्यू डिलेज कहेंगे, सही है, कहीं गलती नहीं है। एडमिट ऑफ होते हैं गुंजाइश होना, गुंजाइश होना एडमिट ऑफ होते हैं, एडमिट ऑफ। जबकि एडमिट टू द हॉस्पिटल होते हैं, एडमिट टू हॉस्पिटल भर्ती करना, एडमिट टू भर्ती करना, एडमिट टू होते भर्ती करना। एडमिट ऑफ गुंजाइश होना, कुछ देर की, एक पल की भी देरी की गुंजाइश नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जेंट मामला है। करा दिस इज एन अर्जेंट मैटर। जब ये अर्जेंट मामला है, एकदम अर्जेंट मामला है, इसका मतलब यही सत्य हुआ कि एक पल की भी देरी की गुंजाइश नहीं हो सकता। नहीं, फ्यू सही लिखा हुआ नहीं, राइट आंसर आपका डी आएगा, नो करेक्शन आएगा। आउटसाइड बाहर, द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स, बाहर जो है द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स, बाहर मूसलाधार बारिश होता है, बाहर मूसलाधार बारिश, फ्लड्स में होता है बाढ़। रेन बीट्स डाउन इन, बीट डाउन होते हैं आपका मूसलाधार बारिश होना, काफी तेज वर्षा होना, बीट डाउन होते हैं। या प्रकाश के लिए भी आएगा तो काफी ज्यादा प्रचंड होते हैं, काफी ज्यादा प्रचंड होना, बीट डाउन होते हैं। तो बाहर जो है द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स, बाहर जो है फ्लड्स बाढ़ में काफी तेज बारिश होते हैं। और द सी गिव्स फोर्थ ए साउंड लाइक अलार्म बेल्स, कर अब बाहर दो प्रकार से यूज किया कि बाढ़ में काफी मूसलाधार बारिश होते हैं तभी बाढ़ आएगा। और समुद्र गिव्स फोर्थ ए साउंड, और समुद्र की जो धारा चलते हैं, जो तूफान उफान चलता है, उसका जो ज्वार भाटा की तरह जो चलता है, जस्ट लाइक एन अलार्म बेल्स, और ऐसा लग रहा है कि खतरे की घंटी बजने की संकेत देता है ना। गिव फोर्थ से साउंड बने होते संकेत देना, लाइक एन अलार्म। अब आप ही सोचिए इसमें कि एन आर्टिकल लगा हुआ, जब एन आर्टिकल है तो वेल्स लगा हुआ, क्या प्लूरल नाउन के पहले ए एन आएगा? नहीं आएगा। तो एन को हटा देंगे हम, वेल्स लगाएंगे, तब भी गलत होगा। इसका आंसर, फाइनल आंसर आएगा अलार्म बेल्स रिंगिंग आएगा, रिंगिंग, ये इसका फाइनल आंसर होगा। लाइक अलार्म बेल्स रिंगिंग आएगा, खतरे की घंटी बजने की आवाज, मतलब लग रहा है ऐसा बाहर फ्लड्स में काफी ज्यादा बारिश होते हैं, बहुत अत्यधिक बारिश होते हैं, और समुद्र जो है खतरे की घंटी बजने के जैसा आवाज का संकेत देता है। लगता है एकदम तूफान आया हुआ, एकदम प्रचंड तूफान, एकदम लगता है आसपास की इलाका जितना भी है, लगता है सब उसमें समाहित हो जाएगा। अलार्म बेल्स रिंगिंग उसी को बोलेंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट, नियम तो ये तो आसान हो जाएगा। सम ऑफ द, देखिए नियम का था सम ऑफ सेवरल ऑफ वेरियस ऑफ है ना, मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ, ये सभी के बाद जो फंक्शन चलता है द आर्टिकल का, द आर्टिकल, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब का यूज होते हैं, ये इसका फॉर्मेशन चलता है। अब आप ही बताइए, सम ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। तो लिखा हुआ सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट नहीं बल्कि मैग्नेट्स हो जाएगा, बी राइट आंसर आएगा। सम ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ के बाद द प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस
मैग्नेट्स लिव इन मुंबई, मतलब जितने भी धनी व्यक्ति, धनी बिजनेसमैन जितने भी है, कुछ उसमें से कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। आई डोंट थिंक दैट आई कैन कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इस समस्या से सामंजस्य नहीं बैठा सकता हूँ। मैं इस समस्या से सामंजस्य नहीं बैठा सकता। कोप अप विथ, कोप विथ है, कोप अप विथ, ध्यान दीजिए। कोप विथ होते हैं सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, इसी का साइन होता है डील विथ। डील विथ सामंजस्य बैठाना या ताल बैठाना, कोप विथ बराबर डील विथ होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोप अप विथ भी होता है। कोप अप विथ होते हैं, जो गलत है। कोप अप विथ जो बिल्कुल गलत है, ये यूज होता ही नहीं। कोप विथ केवल आएगा सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, मतलब जैसा देश हो वैसा भेष। सामंजस्य बैठाना मतलब यही आएगा। तो आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आई कैन कोप विथ दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या से निपट सकता हूँ, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मुझे ऐसा बिलीव ही नहीं है, मुझे यकीन ही नहीं होता है। तो आपको हटाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। माँ को केवल और केवल अपने बच्चों की फिक्र रहता है, केवल और केवल अपने बच्चों की चाहत रहते हैं। अर्न फॉर, अर्न फॉर बराबर होता है क्रेव फॉर। अर्न फॉर बराबर क्रेव फॉर, लालसा रहना। अर्न फॉर, क्रेव फॉर, पाइन फॉर, पाइन फॉर लालसा रहना, किसी चीज के लिए लालसा रहना। क्रेव फॉर, पाइन फॉर, अर्न फॉर, किसी चीज की लालसा रहना। कोप अप विथ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, डी आएगा, ये बिल्कुल सही है। अर्न फॉर लिखा हुआ बिल्कुल सही है। पिछला लिखा हुआ अगला क्वेश्चन में, द किंग जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर ए 3-day विजिट। कर आप 3 दिन की यात्रा के लिए आज लंदन आए, लंदन पहुंचे हैं। कौन? लिखा हुआ राजा। कौन? जॉन कार्लोस ऑफ स्पेन। ये सेंटेंस लिखने की तरीका इसकी गलत है। ये इसको ऐसे लिखना चाहिए, जॉन कार्लोस, देखिएगा लिख रहे हैं जॉन कार्लोस, कॉमा द किंग ऑफ स्पेन। ये इसकी तरीका लिखने की होनी चाहिए, जिसे हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। जॉन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन, फिर कॉमा, ये इसकी तरीका लिखने की एकदम सटीक होते हैं और एक बेहतरीन तरीका होते हैं। नियम इसकी ये कहता है नाउन इन अपोजिशन का, कि ये दोनों नाउन सेम ही व्यक्ति वस्तु को शो करता है, ये दोनों संकेत आपको सेम ही पर्सन को शो करता है। जैसे जॉन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन, मतलब स्पेन का राजा। कौन? जॉन कार्लोस। या फिर हम देखिए लिखेंगे पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, सेम वर्ड आया, पटना कॉमा द कैपिटल ऑफ बिहार। न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गया होगा। राहुल गांधी द सन ऑफ सोनिया गांधी, समझ में आ गया होगा। राम द एल्डर सन ऑफ राजा दशरथ। बात समझ में आ गया ना। तो ये इसको नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, मतलब सेम ही व्यक्ति को दोनों दर्शाएगा, इसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं। लिखने की तरीका इसकी इसी तरह से होता है। वर्ब का यूज इसके अनुसार होता है, इसके अनुसार वर्ब आता है। तो वही लिखा हुआ द किंग जॉन कार्लोस, ये गलत प्रोसेस लिखा हुआ, तो इसको सही प्रोसेस लिखना है, जॉन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन। राइट आंसर ये सुधारेंगे। अराइव्ड इन लंदन टुडे, आज लंदन आए 3 दिन की यात्रा के लिए। 3 दिन की भ्रमण, 3-day विजिट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ, 3-day विजिट, 3 दिन की भ्रमण के लिए। नेक्स्ट आइए, वो हाइफन से जुड़ा हुआ है। नंबर और नाउन को जब जब हाइफन से जोड़ा जाएगा तो कंफर्म है सिंगुलर आएगा। मेनी पीपल डाई विथ कॉलरा वेरी
एवरी ईयर, देखिए सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। मेनी पीपल डाई विथ कॉलरा, इस सेंटेंस को देखिए। डाई, डाई ऑफ, पहले आप समझिए, डाई ऑफ डिजीज होते हैं। किसी भी रोग से यदि मरेगा तो डाई ऑफ लिखेंगे। क्लियर? किसी भी रोग से मरेगा तो डाई ऑफ कहलाएगा। डाई फ्रॉम या डाई फॉर कंट्री, कंट्री या नोबल काउज, नोबल काउज, किसी अच्छे नेक काम के लिए मरेगा तो कन्फर्म डाई फॉर बोलेंगे, जिससे हम लोग शहीद बोलते हैं। डाई, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लिया, ज्यादा काम करने से मरना। ओवर वर्किंग, ज्यादा काम करने से मर गया, ज्यादा खाने से मर गया, ये सब किसमें है? डाई फ्रॉम है। जहर खाने से भी मरेगा तो यही कहलाएगा, डाई फ्रॉम कहलाएगा। डाई इन एक्सीडेंट होते हैं, डाई इन एक्सीडेंट, डाई इन बेड होता है, डाई इन सर्विस होता है। सेवा के दरमियान भी मरेगा तो डाई इन कहलाएगा। एक्सीडेंट, बेड, सुतले सुतल रह गया, सर्विस, सब में इन आएगा। डाई बाई इंचेज, घुट घुट कर मरना। डाई बाई इंचेज होते घुट घुट कर मरना। डाई ऑफ ए डिजीज होगा, किसी रोग से मरेगा तो डाई ऑफ। डाई फॉर कंट्री या नोबल काउज, डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर वर्किंग, डाई इन एक्सीडेंट, बेड, सर्विस। डाई बाई इंचेज, घुट घुट कर मरना, डाई बाई इंचेज। अब यहाँ बताइए क्या इसका आंसर बना दें। मेनी पीपल डाई विथ कॉलरा, नहीं, बल्कि कॉलरा एक रोग है तो डाई ऑफ कॉलरा होगा। एवरी ईयर, बहुत सारे लोग हर एक साल कॉलरा से मरते हैं। आई वॉज एट लॉस, एट लॉस मना होता है कंफ्यूज्ड, एट लॉस कंफ्यूज्ड होते हैं, परप्लेक्स्ड होता है, परप्लेक्स्ड घबराया हुआ या चकित हुआ। कंफ्यूज्ड या परप्लेक्स्ड होते हैं एट लॉस। आई वॉज एट लॉस्ट, मैं कंफ्यूज्ड थे, घबराए हुए थे। एंड डिड नॉट नो, मुझे ये पता ही नहीं चला, मुझे जानकारी नहीं था। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, क्या करूं, कुछ पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। पास्ट इन पास्ट, एंड के पहले पास्ट टेंस, एंड के बाद पास्ट टेंस, बिल्कुल सही है। मैं घबराया हुआ था, मैं कंफ्यूज थे, परप्लेक्स थे। डिड नॉट नो, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऑनलाइन का सेट प्रैक्टिस आप लेना चाहते तो 499 लगेगा फॉर 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स 499, ऑफलाइन पर मंथ 300, ये आएगा 1 मंथ का सेट प्रैक्टिस। 11 बजे आज से स्टार्ट हो गया। 300 1 महीने का, 499 3 महीने का। ये ऑनलाइन के लिए आएगा, ये ऑनलाइन, ये आपकी ऑफलाइन की फी है। सेम टाइम, सेम क्वेश्चन, सेम डिस्कशन, सारी चीज आपको भरपूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। आई विल नॉट स्टे हेयर अनदर मिनट, मैं और भी, अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं ठहरूंगा। इफ आई कैन हेल्प इट, यदि मैं इसकी मैं मदद कर सकूं, मदद करना चाहता हूं या मदद कर सकूं, तो मुझे 1 मिनट भी मैं यहाँ नहीं ठहर पाऊंगा। देखिए सेंटेंस क्या यूज करेंगे, पहले बात समझिए। अब अनदर के बारे में बात करिए आप। अनदर, अनदर मतलब होता है एक्स्ट्रा वन। अनदर बराबर होता है एडिशनल वन, वन मोर, एक और, या फिर इसका सिनोनिम एक और आता है एडिशनल वन, एडिशनल वन, या फिर इसका सिनोनिम आता है एक्स्ट्रा वन, एक्स्ट्रा वन इसका सिनोनिम आता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर नहीं बनता, बात इससे ज्यादा होता है। अनदर का यूज हम जब भी करेंगे डिटर्मिनार के तौर पर, डिटर्मिनार दैट मीन्स एडजेक्टिव। डिटर्मिनार, डिटर्मिनार एक प्रकार से एडजेक्टिव कहलाता है, यानी एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। सारे डिटर्मिनार जो होते हैं वो एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि अनदर, यहाँ इसका साइन है वन मोर, एडिशनल वन या एक्स्ट्रा वन। फिक्स है कि अनदर के बाद हम वन का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। क्लियर। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि वन अनदर आपको मिल जाएगा। वन अनदर, वन अनदर पहले यूज होता है, अनदर के पहले आप वन यूज करेंगे वन अनदर। लेकिन ये वन अनदर जो होता है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। ईच अदर और वन अनदर दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ अनदर जो है, अनदर के बाद हम वन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनदर के बाद हम वन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इसका सिनोनिम ही आता है वन मोर, एडिशनल वन, एक्स्ट्रा वन। क्लियर हो गया। जबकि इसके पहले आपको वन दिखेगा, लेकिन ये जो वन अनदर आप देखेंगे ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके आगे हम देखेंगे किस तरह से यूज करेंगे इसको। देखिए नेक्स्ट आइए, अब हम इसमें लिखेंगे would you like to have another cup of tea? क्या आप एक कप चाय और पीना चाहेंगे? Would you like to have another cup of tea? क्या आप एक कप चाय और पीना चाहेंगे? यानी इससे ये साबित हो रहा है कि ऑलरेडी आप एक कप चाय पी लिए हैं। बात समझिए, पूछ रहे हैं कि क्या आप एक कप चाय और पीना चाहेंगे। इससे ये साबित हो रहा है कि एक्स्ट्रा वन के बारे में बात कर रहे हैं, एक और अतिरिक्त के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी एक कप चाय पी चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, एक्स्ट्रा वन बिल्कुल सही है अनदर। लेकिन सेंटेंस ये नहीं हुआ, सेंटेंस हम ये यूज कराएंगे कि क्या नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज होता है अनदर का। देखिए, She did not give me another chance. Another chance, यदि हम इस सवाल का इस तरह से लिखते हैं कि she did not give me another chance, वह मुझे कोई और मौका नहीं दी, मतलब वह मुझे एक ही मौका दिया और कोई और मौका नहीं दे पाई। तो she did not give me another chance। सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस में हम अनदर का यूज नहीं करते। सेंटेंस नेगेटिव हो तो नेगेटिव सेंटेंस में अनदर का यूज नहीं करते हैं। यदि अनदर का यूज हुआ रहे तो इसके स्थान पर, अनदर के स्थान पर हम एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल? एनी अदर का यूज करेंगे। फिर से समझिए, सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाक्यों में अनदर का यूज नहीं होते, जबकि इंट्रोगेटिव सही है, पॉजिटिव सही है, केवल नेगेटिव में नहीं होगा। यदि नेगेटिव में प्रयोग हुआ रहे तो इसके स्थान पर एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर आएगा शी डिड नॉट गिव मी एनी अदर चांस, वह मुझे एक और मौका नहीं दी। यानी यहाँ आंसर बनेगा अनदर नहीं बल्कि एनी अदर बनेगा। सुधार लेगा। Roger dressed in his best shirt, silver tie and black jacket। करा रोजर ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट। देखिए तीन ही पार्ट को तो यूज किया गया। हिज बेस्ट शर्ट एक हो गया, सिल्वर टाई दो हो गया, और तीसरा ब्लैक जैकेट सही लिखा हुआ। तीन ही पार्ट को उधर, तो सेंटेंस छोटा बन गया, सेंटेंस छोटा हो गया। रोजर नाम है, वह अपना सबसे अच्छा शर्ट, सिल्वर रंग का टाई और ब्लैक जैकेट क्या पहने हुए थे, पहन रखे थे। अब सोचिए सिंपल सी बात कि रोजर ड्रेस पहनाया या पहना? पहना, यानी पहने हुए थे। ये बात करेंगे जब पहने हुए थे। सेंस लगाइए, यदि हम कहेंगे कि मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, तो इसमें क्या यूज करेंगे? देखिए बात समझिएगा। ड्रेस जो होता है ना, ड्रेस, ड्रेस के बाद somebody आता है। somebody मतलब तब इन प्रीपोजिशन आएगा, तब यहाँ पोशाक आएगा, समथिंग आएगा, पोशाक आएगा। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ड्रेस प्लस somebody प्लस इन प्लस समथिंग। अब जैसे ही ये प्रोसेस आपको जहां भी दिखेगा,
जहां जहां आपको ये प्रोसेस नजर आएगा कि ड्रेस प्लस समबडी इन प्लस समथिंग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यदि आपको डायरेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाए तो ये गारंटी है कि ये वर्ब पैसिव होगा। कन्फर्म है कि ये पैसिव होगा, पैसिव होगा, कन्फर्म है कि पैसिव आएगा। अब पैसिव होने के लिए वी फॉर्म लगाना जरूरी है, यानी ऑप्शन एक राइट आंसर आएगा। इसका आंसर यूज करेंगे रोजर वॉज ड्रेस्ड हो जाएगा, ये राइट आंसर आएगा। रोजर पहनाया नहीं बल्कि रोजर पहने हुए थे, पहने हुए थे। जैसे हम ही बोलेंगे मैं कोट पहने हुए, इसका मतलब ये हुआ कि आई वॉज ड्रेस्ड इन इन ब्लैक कोट ब्लैक जैकेट, आई वॉज ड्रेस्ड होगा मैं पहने हुए, इसका मतलब हुआ कि यहाँ एक्टिव काम नहीं बल्कि पैसिव काम करेगा। मैंने तुम्हें पहनाया, आई ड्रेस्ड यू, यहाँ यू या आई ड्रेस यू, मैंने आपको पहनाया, मैं पहने हुए हूँ। ये फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा तो ये स्ट्रक्चर आपको भली बात ही समझाएगा कि ड्रेस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लगाने के बाद ही इन प्रीपोजिशन आएगा, इसमें नहीं बल्कि सारे वर्ब में ये प्रोसेस चलता है। जिस वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाकर हम प्रीपोजिशन बोलेंगे तो गारंटी के साथ समझ लेना इस बात को कि यदि डायरेक्ट प्रीपोजिशन नजर आएगा तो समझ जाना है कि ये वर्ब हमेशा 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 पैसिव वॉइस में रहेगा। क्लियर? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद बिफोर आता है, मीट नहीं बल्कि मीटिंग हो जाएगा। वे लोग अपने माता पिता से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू मैंने होते उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद बिफोर आता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पहला नंबर ये पढ़िए कि एक्सेस टू होते हैं। एक्सेस टू पहुंच, कहीं तक पहुंचाने के सुगम रास्ता जो होते हैं एक्सेस होते हैं। एक्सेस टू पहुंच। कंप्यूटर्स गिव अस, कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का सुगम बना देता है, आसानी से वहां सुगमता से बनाता है। देखिए यहाँ सेंटेंस कहीं कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है इसलिए इजियर लगाना गलत है, यहाँ इजी होगा, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स गिव अस द इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू लिखेंगे, सुगम पहुंच, ये तो सही लिखा हुआ। गिव के बाद somebody फिर समथिंग, सही है। ये क्या बना था? आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नो को एनी में कन्वर्ट किया गया, बिल्कुल सही है। सम को एनी में कन्वर्ट किया गया, मैं बिल्कुल सही है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। क्लियर? आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड, टू स्पेंड खर्च करने के लिए, किस पे खर्च करने के लिए? लग्जरीज, लग्जरीज मैंने तो सुख सुविधाओं पे खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और स्पेंड के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर नहीं। स्पेंड के बाद ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लिखते जाएंगे। स्पेंड के बाद ऑन आएगा, समबडी भी आएगा, समथिंग भी आएगा, वस्तु भी आएगा, व्यक्ति भी आएगा। यहाँ सुख सुविधाओं पर खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। यदि समबड़ी यूज करेंगे तो नहीं कहता कि लड़कियों पर मुझे खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। समबड़ी समथिंग दोनों आता है। लग्जरीज आपका काउंटेबल नाउन है इसलिए लग्जरीज यूज किया गया। स्कूल सबसे पहले पहुंचे थे हम, आज के डेट की बात करें कि स्कूल सबसे पहले पहुंचे थे। अब इसमें देखिए क्या आएगा इस सेंटेंस में आंसर। टुडे, नियम ये कहता है कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पढ़ने को आता है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या इसका यूज होता है। दो प्रकार से न्यूमेरिकल एडजेक्टिव पढ़ने को आता है, एक आता है ऑर्डिनल और एक आता है कार्डिनल। ऑर्डिनल और एक आता है कार्डिनल।
कार्डिनल। देखिएगा, यदि हम ऑर्डिनल की बात करेंगे, तो आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, नेक्स्ट। ये सब जो आएगा किस में? ऑर्डिनल में आएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं गिनती की संख्या को हम कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब जो आएगा कार्डिनल एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब बात करिए इसमें कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो आपको दिख रहा, ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, सब आपका ऑर्डिनल कहलाएगा। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग? हमेशा द का प्रयोग किया था। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का यूज करते हैं। अब बताइए, आई वॉज फर्स्ट होगा या द फर्स्ट होगा? द फर्स्ट आएगा। आई वॉज द फर्स्ट होगा। आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द स्कूल टुडे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा द का इस्तेमाल किया था। देखिए, TOO, टू, सो, हाउ, टू, सो, हाउ के बाद एडजेक्टिव, इसके बाद ए अथवा एन आर्टिकल आ सकता है, तब नाउन आएगा, है ना? इस प्रकार से यूज करते हैं हम लोग। टू, सो, हाउ पर एडजेक्टिव आएगा। तो टू ग्रेट एडजेक्टिव है। ए वैरायटी ऑफ, ये पूरा डिटर्मिनार है। जिस प्रकार से ए आयन डिटर्मिनार है, उसी प्रकार से ए अथवा ए वैरायटी ऑफ क्या है? डिटर्मिनार है। डिटर्मिनार पूरा कंपाउंड है, ये पूरा कंपाउंड है। यहाँ ए एन आपको साफ दिख रहा है, यहाँ वैरायटी ऑफ लिखा है। अब देखिए, नाउन के अनुसार वर्ब नहीं, बल्कि अब वैरायटी ऑफ के अनुसार वर्ब आएगा। अब वैरायटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होता है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। टू ग्रेट ए वैरायटी ऑफ स्टडीज, टू ग्रेट ए वैरायटी ऑफ स्टडीज, द वैरायटी ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा। भिन्न भिन्न प्रकार की अध्ययन, काफी ज्यादा, काफी बेहतरीन भिन्न भिन्न प्रकार की अध्ययन मन को डिस्ट्रैक्ट करता है, मन को विचलित कर देता है। प्रचंड चक्रवाती तूफान, सीवर काफी ज्यादा होते हैं, सीवर पनिशमेंट बराबर आते रहता है। सीवर पनिशमेंट बराबर आते रहता है। सीवर पनिशमेंट, कठोर दंड। तो यहाँ लिखा सीवर साइक्लोन स्टॉर्म, मतलब वह प्रचंड चक्रवाती तूफान। प्रचंड चक्रवाती तूफान, बमंडर जिसको कहते हैं। प्रचंड चक्रवाती तूफान हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ मिजरी। ट्रायल तो होते प्रयास, ट्राई मैंने कोशिश करना, उसी से बना ट्रायल। आप मॉल जाते होंगे, बिग बाजार या V2 मॉल, तो उसमें आप देखिएगा आराम से लिखा एक ट्रायल रूम रहेगा। मतलब उसमें आप कोशिश करिए कि ये शर्ट होता है कि नहीं होता, ये जैकेट हो रहा है कि नहीं हो, ट्रायल कर लीजिए। यहाँ कह रहा है कि द सीवर साइक्लोन स्टॉर्म, प्रचंड चक्रवाती तूफान, हैज लेफ्ट बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ मिजरी। प्रचंड चक्रवाती तूफान जो है वो दुख का निशान छोड़ गया, दुख की परछाई छोड़कर गया। तो यहाँ यूज करेंगे हम ट्रायल नहीं बल्कि ट्रेल यूज करेंगे। अ ट्रेल ऑफ मिजरी, अ ट्रेल ऑफ मिजरी, लिखा ही नहीं रहा। अ ट्रेल ऑफ मिजरी, दुख की पहाड़, दुख की निशान छोड़ के गया। ट्रेल माने होते हैं मार्क, रिमार्क, मार्क होता है, निशान होते हैं। जो प्रचंड चक्रवाती तूफान आया है वो क्या किया? हैज लेफ्ट बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ मिजरी, दुखों का निशान, परछाई छोड़कर गया, दुख का पहाड़ छोड़ के गया। जैसे कोविड-19,
कोविड-19 आया चला गया, लेकिन वो परछाई छोड़ के गया अपना। द ट्रेल ऑफ ने ट्रेल ऑफ होगा TRAIL वज्र, यानी ऑप्शन सी आएगा। सिंस और एवर सिंस जहां जहां आएगा उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ध्यान देंगे इसमें, सिंस या एवर सिंस, ठीक है। इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम आता, सारे पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होता है। सिंपल पास्ट टेंस का इक्विवेलेंट होता है, सिंपल पास्ट टेंस का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम यदि नहीं रहे तो कंफर्म है कि सिंपल पास्ट टेंस के बराबर आएगा। जैसे हम यूज करेंगे सिंस 1947, सिंस 1947 1947, या फिर कोई लिखेगा इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, है ना, यूज कर सकते हैं ना। तो देखिए दोनों बात बराबर होता है। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम यानी 1947 1947 बोलिए, या फिर जब से भारत आजाद हुआ, तो ये जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं सब सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सारे सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होते हैं। अब अगला सेंटेंस जो आएगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ये दोनों में से कोई टेंस आएगा, ठीक है। तो सिंस के बाद जब पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग लिखते हैं सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं रहे तो सिंपल पास्ट टेंस के इक्विवेलेंट होते हैं, यानी दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक। टेंस भी इधर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन देखिए, माय सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, मेरी बहन जो है मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, रुचि रखती है। एवर सिंस शी वाज अ चाइल्ड, बचपन से ही, सिंस चाइल्डहुड या शी वाज अ चाइल्ड, सिंस चाइल्डहुड या सिंस शी वाज अ चाइल्ड, बचपन से ही यानी जब वो बच्ची थी तभी से वो मेडिसिन में इंटरेस्ट रखती थी। माय सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, या शी वाज अ चाइल्ड लिखिए या सिंस चाइल्डहुड लिखिए, दोनों सेम वैल्यू देगा। सही आंसर है नो एरर, डी आएगा आपका। ईच ऑफ द गर्ल्स, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी हैव नहीं बल्कि हैज राइट आंसर आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम विथ हर बुक्स होगा, ठीक है। प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा। वर एट होम, सबसे पहले ये विचार करिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर नॉमिनेटिव केस आता है, मी नहीं बल्कि आई होनी चाहिए, आई एंड माई वाइफ, लेकिन फिर भी गलती है। देखिए you and your brother, your wife, ठीक है। he and his wife, his wife, I and my wife, I and my wife। अब सो थोड़ा विचार करिएगा इस पे, कह रहा you and your, you and your wife, दिख रहा, you and your wife आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब हुआ आप और आपकी पत्नी, वह और उनकी पत्नी, वह और उनकी पत्नी, ठीक है। एग्जामिनर उसी प्रकार से, ये दोनों सही है, उसी प्रकार से एग्जामिनर कोशिश करता है कि लोग समझ जाए कि आई एंड माई वाइफ, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर आएगा माई वाइफ, माई वाइफ एंड आई होगा। यहाँ के उल्टा हो जाता है, क्यों उल्टा होता है? क्योंकि 2-3-1 नियम हमें प्रोसेस करना पड़ता है, 2-3-1 का नियम हमें फॉलो करना पड़ता है, और 2-3-1 का नियम सब में लागू हो रहा है। 2 सेकेंड पर्सन, 8 थर्ड पर्सन,
थर्ड पर्सन 2 3 1 मतलब कि लास्ट में फर्स्ट पर्सन चाहिए, तो हिज वाइफ थर्ड पर्सन, आई आपका फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ माई वाइफ एंड आई होगा नहीं, यहाँ आंसर हम यूज करेंगे माई वाइफ एंड आई वर एट होम लास्ट नाइट।